ठीक। रिवर सिस्टम है, ठीक है। भारत की नदियां, जितनी नदियां हैं, ठीक है, उसके बाद उनका उद्गम है देखना है, मुहाना, लंबाई और उसकी विशेषताएं नदियों की। उद्गम रहेगा, जो ओरिजिन है रिवर का, जो ओरिजिन होगा उसको क्या कहते हैं? ये मुहाना होता है माउथ, जहां पर जाकर के वो मिल जाती है, ठीक है। तो ये तो एकदम एक पतली सी लाइन है इसमें। ये ठीक, अब क्लियर हुआ। सिंधु नदी जो है, अंग्रेजी में इसको इंडस रिवर बोलते हैं। तिब्बत जो है ये चाइना का ऑटोनोमस रीजन है, ठीक है। ऑटोनोमस स्वायत्त क्षेत्र है, बहुत सारी स्वायत्तता इसको मिली हुई है, केवल कहने के लिए। चाइना में टोटल 27 प्रोविंसेज हैं, जिसमें 23 प्रोविंस प्लस 4 ऑटोनोमस हैं। 4 ऑटोनोमस में एक तो तिब्बत हो गया और एक हांगकांग हो गया, ठीक है। तो तिब्बत जो था पहले एक स्वतंत्र देश हुआ करता था भारत और चीन के बीच में 1954 तक। लेकिन नेहरू जी को क्या लगा कि अगर हम तिब्बत पर चाइना के दावे को स्वीकार कर लेते हैं तो बदले में कश्मीर पर चीन हमारा जो है दावा स्वीकार कर लेगा पाकिस्तान के ये में। और यहीं पर जो है नेहरू जी से गलती हो गई। उन्होंने 1954 में तिब्बत को, स्वतंत्र तिब्बत को जो है चीन का पार्ट मान लिया और उसके बाद पंचशील समझौता कर बैठे कि हम लोग एक दूसरे के मैटर में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और पीसफुल को एग्जिस्टेंस होगा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, और हम लोग एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अमेरिका बहुत आराम से इन चीजों को देख रहा था, यूएस से। उसको लग रहा था कि एक तरफ तो यूएसएसआर है ही, और आने वाले समय में हो सकता है कि चाइना भी जो है हमको टक्कर देना शुरू करे। अमेरिका के लिए बेहद जरूरी था कि ये दोनों पड़ोसी देश जो पंचशील समझौता कर बैठे थे, इनके बीच का रिलेशन बिगड़े। यह अमेरिका के लिए बहुत जरूरी था। नेहरू जी जो भी हों, बहुत दूर की चीजें ना नहीं देख पाते थे, ये एक सच्चाई है, फैक्ट है। 1954 में पंचशील समझौता चाइना के साथ, जिसमें हुआ कि हम लोग एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और आपने तिब्बत पर चीन के दावे को जो है मान लिया, इस आस में कि कश्मीर पर हमारा दावा जो है चाइना मान लेगा पाकिस्तान की तुलना में। 1959 में तक जब तिब्बत पर जब एक कब्जा कर लिए थे चाइना वाले, तो तिब्बत में दलाई लामा, 14वें दलाई लामा, दलाई लामा का एक वो चलता आता है क्रम से, नाम कुछ और होता है, कहे दलाई लामा जाते हैं। तो दलाई लामा जो थे वो आंदोलन शुरू कर दिए स्वतंत्रता के लिए तिब्बत का चाइना में। चाइना अपना उत्पीड़न बढ़ाने लगा, एक्सप्लॉयटेशन। अमेरिका ने दलाई लामा को नॉर्थ ईस्ट के रास्ते भारत में घुसवा दिया। समझ रहा है? कौन घुसवाया? अमेरिका। दलाई लामा आ गए और भारत से मांग दिए शरण। पंचशील समझौते में क्या था? एक दूसरे के इंटरनल मैटर में हम लोग हस्तक्षेप पहले ही अपना हाथ क्या कर चुके थे,
दलाई लामा को किसने पहुंचवा दिया? अमेरिका ने। भारत जो है वो शरणागत, मतलब शरणम जो नहीं है, वो शरण में आए हुए परम, हाँ, हमारा जो है कि शरणागत की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। हम लोग दलाई लामा को पहुंचा दिए। धर्मशाला जिला हिमाचल प्रदेश का एकमात्र जिला बन गया। धर्मशाला जिला हिमाचल प्रदेश का एकमात्र जिला बन गया जहां हिंदू अल्पसंख्यक है। हिमाचल प्रदेश वो राज्य है जहां हिंदू पॉपुलेशन प्रतिशत में सबसे ज्यादा है और ग्रामीण पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा वहीं है, प्रतिशत में। बिहार से भी ज्यादा ग्रामीण पॉपुलेशन प्रतिशत में हिमाचल प्रदेश में है, सेकंड बिहार है। और दलाई लामा पहुंच गए वहां और इनके साथ हजारों तिब्बती पहुंच गए पीछे पीछे। चाइना ने इसको अपने मामले में हस्तक्षेप माना, चेतावनी दी। महावीर त्यागी लोकसभा में बोले नेहरू जी से कि चीन गड़बड़ कर सकता है, समझना। 1959 में यह घटना हुई और 1962 में चाइना ने अटैक कर दिया। हमने तिब्बत को पहले स्वीकार करके गलती की, चीनी आधिपत्य, कि चीन के कब्जे में रहेगा, उसका ये रहेगा। दूसरी गलती हमने क्या की कि हमने अमेरिका वाले लाइन से उनको आने दिया। नतीजा क्या हुआ? हमने गंवाया अक्साई चीन, ठीक है, क्योंकि औकात उस समय थी नहीं और चल गए भिड़ने, ठीक। और अमेरिका चुपचाप मुस्कुरा करके देखता रहा, क्योंकि उसने चिरकाल के लिए दो प्रतिद्वंदी पैदा कर दिए और उसको पता था कि अब जब जब चाइना उठने की कोशिश करेगा इसकी टांग खींचेगा भारत, और जब जब भारत उठने की कोशिश करेगा तब तक इसकी टांग खींचेगा पाकिस्तान। क्रम समझ आ गया? अब सोचो कि अमेरिका कहां से खेलता है और हम लोग कहां से खेलते हैं, ठीक है। इसीलिए वो दुनिया पर राज कर रहा है कि उसने बहुत प्यार से दो देशों को आपस में हमेशा के लिए क्या बना दिया? दुश्मन। नहीं तो क्या चाइना उसके पहले नहीं अक्साई चीन आपसे छीन लेता? सब कुछ तो ठीक ठीक चल रहा था, रहने देते उसको। जब आपने एक तो तिब्बत पे आप दावा नहीं स्वीकार करते, क्योंकि आप तिब्बत पे दावा नहीं स्वीकार करते तो हमेशा के लिए तिब्बत एक स्वतंत्र देश रहता और हम लोग का कहीं भी बॉर्डर चाइना से नहीं सटता। क्यों? क्योंकि तब हम लोग का जितना बॉर्डर चाइना से सट रहा है सब तिब्बत से सटता, और तिब्बत एक शांति प्रिय बौद्ध देश होता। कितनी अच्छी हम लोग की सीमा होती, नेपाल और भूटान जैसी, कि आराम से हम लोग तिब्बत अप डाउन कर सकते थे। सोचो कितनी बड़ी बेवकूफी हुई तिब्बत पर चीन के दावे को स्वीकार करके। हम ये तार्किक बात करते हैं, हमको नेहरू जी हो या कोई जी हो, हमको सवालों के जवाब चाहिए कि आप लोगों ने ऐसी कौन सी नीति की, क्योंकि आज भी उसके कारण हमारा देश झेल रहा है। आप अगर कहेंगे कि जो उस समय हुआ गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो, इसलिए उखाड़ रहे हैं कि आज भी हमारा देश पिछड़ा है, और अगर पिछड़ा नहीं होता तो आज हम लोग को इस हालत में रहने की जरूरत नहीं पड़ती। आज सबकी पर कैपिटा इनकम उठी रहती तो कोई चिंता नहीं रहता पैसा कमाने का, ये करने का। हम लोग एक मजबूत देश होते, और यहाँ प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है बिहार में। अगर ये बढ़ करके 2 लाख हो जाए भारत की तरह, 1,97,000, तो क्या ही अच्छा हो जाए, समझ रहे हैं। लेकिन ये क्यों हुआ? तो सवाल तो भैया हम मांगेंगे, चाहे आप कुछ भी उनको कहिए, हमको उससे कोई फर्क नहीं हो, क्योंकि आपकी भूलों ने देश का लंबे समय के लिए नुकसान किया है और हम भी उसको झेल रहे हैं, हम भी उसके पार्ट है, मेरा देश है। तो हम भारतीय होने के नाते हम आपसे सवाल पूछेंगे। आप कह नहीं सकते हैं कि तुम कौन होते हो पूछने वाले। मेरे देश का एक सुई के नोक के बराबर भी हम हिस्सा नहीं जाने देना चाहते हैं, इसलिए हम पूछेंगे, ठीक। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति भी हम सभी बराबर में प्रथम हैं, हम सभी बराबर में, इक्वल्स में, फर्स्ट एमोंग इक्वल्स, बस। वो कोई स्पेशल नहीं है। मुख्यमंत्री हैं हम लोग की सेवा करने के लिए, प्रधानमंत्री है सेवा करने के लिए, हमारे बाबूजी नहीं हैं।
याद रखिएगा, हम लोग अपने में बाबूजी हैं, अपना अपना मालिक हैं, ठीक है। तो इसलिए बी बोल्ड। तो अब हम लोग तिब्बत से सिंधु नदी पे आते हैं। सिंधु तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानोख्या बाब हिमनद से, सानोख्या बाब हिमनद से, इसको याद रखिएगा, तिब्बत में मानसरोवर, तिब्बत में मानसरोवर। ये सब ना, ये सब याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बाब टाब, ये सब सानोख्या बाब हिमनद, नथिंग। क्या याद रखना है? मानसरोवर झील। दूसरा झेलम, रावी, चिनाब और ब्यास, सब में स्टार मारा होता, नीचे कुछ बताएगा दूसरे पेज में। बेरी नाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से। बड़ा अजीब लगता है कि कश्मीर में बहुत सारे जगहों के नाम में नाग लगा हुआ है। ऐसा इसलिए कि प्राचीन काल में गुप्तों के टाइम में, स्पेशली गुप्त वंश के टाइम में, कश्मीर में नाग वंश का शासन था। हम जब पढ़ा रहे थे तो ऑनलाइन में लड़की ने हमसे पूछा, हमने बताया कि जो चंद्रगुप्त सेकंड थे, विक्रमादित्य, उन्होंने नाग वंश की कन्या कुबेर नाग से ब्याह किया, कुबेर नागा से। तो पूछती है हमसे कि सर क्या वो नागिन थी? हमने कहा कि वो नाग वंश की राजकुमारी थी, ठीक है, उसके वंश का नाम नाग था, वो नागिन नहीं थी, ठीक। तो कुबेर नागा, उन्हीं चंद्रगुप्त सेकंड और कुबेर नागा की ही बेटी प्रभावती गुप्त थी, जिसका विवाह वो वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था, रुद्रसेन सेकंड से, ठीक है। तो कश्मीर में नाग वंश का शासन था, जिसके कारण कश्मीर में कई जगहों के नाम में क्या मिलता है? नाग। और वहां एक लेक भी है, झील भी है, जिसको नागिन झील बोलते हैं। और ऐसा ही एक नागवंश की एक शाखा झारखंड में थी, झारखंड, वही नागवंश की एक शाखा क्या थी? झारखंड में। उस नागवंश की राजधानी थी चुटिया। रांची के पास एक जगह है चुटिया, ठीक है। वही चुटिया जो राजधानी थी और नागवंश, इसी के कारण उस पूरे पठार का नाम पड़ गया चुटिया से छोटा, और नागवंश से नागपुर, छोटा नागपुर, ठीक है। यही कारण है नाग नाम का यहां भी छोटा। इसका महाराष्ट्र के नागपुर से कोई संबंध नहीं कि वो बड़ा नागपुर है छोटा, नहीं, ये चुटिया नागपुर था, विच लेटर ऑन बिकेम छोटा नागपुर। ये सब को याद रखिएगा, कभी भी आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। इसीलिए कश्मीर में कई जगहों के नाम जो है वो क्या है? बेरी नाग, शेष नाग, अनंत नाग, समझ आया? नाग वंश के ही कारण। तो झेलम नदी बेर नाग के समीप शेषनाग झील। हम लोग हिंदू मिथोलॉजी में पढ़ते हैं कि शेषनाग जो है, शेषनाग अपने फन पर पृथ्वी को रखे हुए है, मिथोलॉजी। और जब जब वो हिलता है तो पृथ्वी भूकंप आती है। हम याद दिलाने के लिए कि शेषनाग अपने सिर पर किसको झेल रहा है? पृथ्वी को। तो शेषनाग से कौन सी नदी निकलती है? झेलम। हम झेल रहे हैं, समझ में आ गया? तो शेषनाग झील से कौन सी नदी निकलती है? जो पृथ्वी को झेल रही है, ठीक है, याद रहेगा? तो शेषनाग, झेलम, इतने, ये सब मत याद रखना है, बेरी नाग तेरी नाग, वो अपने आप याद आ जाएगा। याद फोकस कहां रखना है? यहां मानसरोवर झील और यहां हिमनद तिमनद छोड़ दो, वैसे ही याद आ जाएगा सानोख्या बाब, ठीक है। रावी, र से रावी, रोहतांग दर्रा, ठीक है। कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रे के समीप से। र से रोहतांग, र से रावी, सिंपल। चुनाव, चिनाब, चंद्र च भागा, चंद्र भागा, ठीक है। इसका उद्गम स्थान है जो लाहौल स्पीति, लाहौल नहीं, लाहौल के बाड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर स्थित है। एक तरफ चंद्र, एक तरफ भागा, और जब घुसती हैं दोनों दर्रे से तो क्या बन जाती हैं? चंद्र भागा यानी चिनाब, चंद्र भागा। तब चुनाव में नेता बड़ा लालच देते हैं, चिनाब, चुनाव में नेता बड़ा लालच देते हैं, तो बड़ा लालच चिनाब। शेषनाग झेल रहा है, झेलम, ठीक।
तो धीरे धीरे आपको नदियों के लिए रट्टा भी मारने की जरूरत क्या हो जाएगी, खत्म। एक ही बार याद हो जाएगा तो फिर जीवन भर याद रहेगा। कि हमको ऑप्शन दो ना, हम बता देते हैं। व्यास रावी के ही पास है व्यास, ठीक। ये आ करके देखिएगा कि मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप। ये व्यासे कुंड से इतने कुछ है, ऊंचाई नहीं याद रखना है, भूल जाओ इसको। बस व्यास भी कहां है, रावी के साथ साथ साथ। सतलज देखिए फिर मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से, ठीक है। ऊंचाई समुद्र तल से इतना कोई नहीं, तिब्बत में, ठीक। राक्षस ताल, इसको राकस ताल भी एक ही जगह कहां है, तिब्बत में, कैलाश पर्वत के पास, ठीक है। चार नदियां अगल बगल से आसपास से, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, घाघरा, जो छपरा में आके मिल जाती है गंगा में, देखो सब यहीं से। एक उधर राकस ताल, ये इधर मानसरोवर, ठीक है। इतना ही ध्यान रखना है इस चीज को। और यही आगे चल के फिर किसमें मिल जाती है, पंजाब होते हुए इसी, मतलब जो आएगा ना झेलम चेनाब ये सब उसमें। हाँ वही ना कह रहे हैं, ब्रह्मपुत्रा और सिंधु दोनों, ठीक। और नीचे में आएगा तब यमुनोत्री और गंगोत्री है, जहां से गंगा निकलती है। तो गंगा जो है उस साइज में छोटी है सिंधु और ब्रह्मपुत्रा से, लेकिन महत्व इसलिए है कि भारत के एकदम बीचों बीच से, उत्तर भारत के बीचों बीच मैदान से निकलती है, इसलिए भारत उसका गंगा नदी का अपना एक ये है, ठीक है। और आप कभी पैसा कमाना और कभी घूमने का मन हो तो एक बार कर्नाटका जरूर जाइएगा। उससे जो पश्चिमी घाट की जो छोटी छोटी नदियां हैं ना, उनको देखिएगा। ठेवने ठेवने भर के है, ठेवना भर पानी तो इधरों है, गया में, फल्गु सब में भी, लेकिन ना दोनों में क्वालिटी का अंतर है। जो ऐसे नहीं क्वालिटी का अंतर हम बताते रहते हैं, वो नदियों में दिखता है संस्कार। जो पश्चिमी घाट जो छोटे छोटे नदियां जाती रहती हैं, उसमें ना मछलियां सब जो है रंग बिरंगी मछली सब वैसे टक 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 कर दिखेगी ना, समझ आ रहा है। नीचे का ना निचला तल दिखता है, निचला तल, नीतल। और एवं कहने वालों कि अगर पानी पी लो तो कोई बीमारी नहीं होगी, ये स्थिति है वहां। यहां समझ गया। हमको याद है कि जब हम छोटे थे, मधुबनी में मेरे नाना की पोस्टिंग थी, वहां एसडीओ थे। और उस समय बाढ़ में बताते हैं कि मिथिला क्षेत्र में जो हिमालय से जो नदियां आती थी, उनमें सुनहरी मछलियां आती थी। लेकिन अब गरई छोड़ के दूसरा नाला जो मिलेगा ही नहीं। आखिर ये क्यों हुआ, समझ रहा है। समझिएगा कि हम लोग क्यों पिछड़ते चले गए। कुछ तो बात है, क्योंकि प्रकृति ने दिया हम लोग को भी वैसा ही था कुछ, लेकिन हम उसको बचा नहीं पाए, हम लोग बर्बाद कर दिए। ये समझ में आ गया ये चीज देख करके, ठीक है। एक चीज और बता देते हैं कि सिंधु, ठीक है, एस, उसके बाद झेलम, ठीक है, ठीक, चेनाब, क्लियर। ठीक,
ठीक है, ये क्या है? सीता, जय श्री राम, जय श्री राम, बाली सुग्रीव, एस से शुरू करके एस तक, सिर्फ याद रखने के लिए। सीता, सिंधु, आगे आगे सीता जी, फिर जय सी, श्री नहीं, सी, बाली बड़ा भाई और छोटा भाई सुग्रीव जुड़वा भाई। कैसा रहा क्रम? सबसे आगे सीता जी, पीछे पीछे जय श्री राम, और उनके पीछे बाली और सुग्रीव, ऊपर से नीचे तक। अगर बता दे तो कितना आसान हो जाता है याद करने के लिए। बाद में कभी पूछे ऊपर नीचे बताओ कि नॉर्थ से साउथ बता दो कौन सा नदी करना है, मोहन जी फोटो अच्छा आना चाहिए। तो ये देखो कितना सही हो गया। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। देखिए कि यही सब चीज हम लोग को सीखने को मिल जाता है और वो चीजें एकदम आराम से याद हो जाती हैं। अभी बाजार समिति में भी जो बीच बीच में जा रहे हैं तो वहां पर एक स्टूडेंट आती है छोटी सी, बीए सेकेंड ईयर में होगी, तो वही बोली कि सर कि मतलब लेवल की बात की कि इसीलिए कहा जाता है कि कोई च्यवनप्राश खाता है और कोई घास खाता है। कहीं कि हम वहां भी देखे हुए हैं और हम यहां भी देख रहे हैं कि वहां तो कुछ है ही नहीं, अब फिर भी दुनिया जो है पगलाई हुई है कि ठीक है। और जहां पढ़ाने का जो तरीका है, हंसाने का तरीका हो सकता नहीं हो मेरे पास, क्योंकि मैं लोगों को हंसा नहीं पाता हूं, लेकिन मैं रुला जरूर देता हूं। ठीक है ठीक, चलिए अब ये समझ में आ गया ना। इसके पहले वाला भी हम दिखा दिए आपको कि सिंधु, ब्रह्मपुत्रा, सतलज और घाघरा, ठीक है, आसपास है राकस ताल और मानसरोवर, ये भी देख लिए हम लोग। लेट्स इतना देख लिए। हम झेलम भी बता दिए, शेषनाग, र से रोहतांग, रावी, र से ही ब्यास का भी, भले ब्यास कुंड, चिनाब, चुनाव, बड़ा लालच, ठीक, ये हो गया। सतलज, राकस ताल, वहीं अब याद रहेगा वैसे मोटा मोटी। अब देखिए सिंधु नदी कहां जाके गिर रही है? अरब सागर में, अरबियन सी दिखाए ना लास्ट में। झेलम देखो चेनाब में, ठीक है, रावी भी चेनाब में, जो गिरने का जो वो है आप देखिएगा वो दिख जाएगा आपको। और फिर चेनाब कहां जा रही है? सिंधु में, ठीक है। इसको हरीके के ये इसको ये गलत दिखा दिया है, ठीक है, ये गलत है। हरीके कपूरथला के समीप किसमें? जब ब्यास मिल ही जा रही है सतलज नदी में, तो सतलज फिर ब्यास में कैसे मिल रही है? ठीक है, सतलज आगे जाकर के चेनाब में, यहां लिख लीजिए चेनाब। यहां चेनाब कर लीजिए, चेनाब। सतलज को भी कहां दिखाना है? चेनाब में। देखो ये दिख रहा है कौन सी नदी लीड कर रही है? दिस रिवर इज लीडिंग, ये याद रखना। विच रिवर इज लीडिंग? चेनाब, सेंट्रल, ठीक है। ये अब समझ में आया? झेलम आकर किसमें मिली? राबी आकर किसमें मिली? ब्यास आकर किसमें मिली? सतलज आकर किसमें मिली? चेनाब जाकर किसमें मिली? सिंधु। सिंधु जाकर किसमें मिली? अरब सागर में। तो याद रखना सी जो है वही सबको खींच के ले जा रही है सिंधु तक में। आगे बात समझ में? चेनाब, चुनाव, हाँ सब अरब सागर में, पूरा पानी चला जाता है अरब सागर में, ठीक है। चलो अब एक चीज और बता दे रहे हैं इसमें कि इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था सिंधु जल समझौता, सिंधु वाटर अग्रीमेंट 1960। भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था? सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर अग्रीमेंट 1960, इंडस वाटर अग्रीमेंट।
1960 ये हुआ। इसमें क्या किया गया, ये 3 का 80% पानी पाकिस्तान लेगा, 20% पानी भारत लेगा। ये 3 का 80% पानी भारत लेगा, 20% पाकिस्तान लेगा। 80% विथ इंडिया, 80% विथ पाकिस्तान। यही है। भारत ने कहा अगर पाकिस्तान टेढ़ियाता रहा तो हम सिंधु जल समझौता रद्द कर देंगे और सिंधु का पानी खींच लेंगे अपने तरफ। दिमाग खराब हुआ तो मैं झेला मचना आप कुछ नहीं देंगे। उसके बाद जहां रोके 2-3 साल बिलबिला जाओगे बिना इरिगेशन के। तो चाइना उधर से घुड़काया, अच्छा बनाए बांध ब्रह्मपुत्रा पे, न रोके भाषा का। रोया गया। मतलब जो कॉम्बिनेशन है वो सही बना हुआ है। अमेरिका उधर से मजा आ रहा है, मजा आया साथियों। तो अमेरिका वो दूर रह करके गेम देखता है दुनिया का, और फिर गेम में इंटरफेरेंस करता है। इसलिए कहा जाता है कि हर तरह के लड़ाई झगड़े से अगर आप दूर हो जाते हैं तो आप आधी लड़ाई यूं ही जीत जाते हैं। उसका ऊपर में पड़ोसी है कनाडा और नीचे में पड़ोसी है मेक्सिको। मेक्सिको के जितने चोर हैं वो घुसते रहते हैं। इसीलिए बोलते थे, क्या नाम था डोनाल्ड चाचा, कि हम लोग जो है महान दीवार बनाएंगे अमेरिका का, मेक्सिको वालों को रोकने के लिए। कनाडा वाले जो हैं वो धनी तो हैं लेकिन वो इतना ठंडे मुल्क में रहते हैं कि वैसे ठुठराते रहते हैं। मेक्सिको वाले जो हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास हैं तो वो गर्म रहते हैं। यूएसए वाले एकदम बीच बीच में रहते हैं। इनका मौसम हमेशा सितंबर और मार्च वाला रहता है। इसलिए इनको एसी की बहुत जरूरत, ना उनको हीटर की जरूरत पड़ती है ना एसी की जरूरत पड़ती है। थोड़ा ठंडा चाहिए तो कनाडा के सीमा पे चले जाइए, और थोड़ी गर्मी चाहिए तो मेक्सिको की सीमा पे चले जाइए। तो उनका जो वातावरण है इतना बढ़िया है कि उनको ऊर्जा जो क्षेत्र होता है ना जिसमें हम लोग बर्बाद करते हैं अपना पैसा, हीटर जला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, वहां जरूरत ही मतलब एकदम बेस्ट अपना चुना है वो अंग्रेज सब जो वहां पहुंचे थे। और चूंकि वो सेक्लूडेड है, सेक्लूडेड का मतलब होता है कि बहुत दूर है, एकांत में है। जीवन में सफलता पानी है तो थोड़ा भीड़ से दूर रहिए, और जिस दिन आप सफल हो जाइएगा भीड़ आपको खुद आके घेर लेगी। समझ में आ गया होगा तो उसको फॉलो करना। अब हम लोग आ जाते हैं यहां। अब देखिए, नदियों की चर्चा करने के क्रम में हम कितनी बातें बता दिए, तरीका, ठीक है। तिब्बत बता दिए, उसके बाद इधर नदियों का जो एक था वो तरीका बहुत आराम से हम सिखा दिए कि सबसे आगे सीता माता, उनके पीछे जय श्री राम, और उनके पीछे दोनों जुड़वा भाई बाली और बड़ा भाई बाली। कम से कम इस हम लोग को याद तो हो गया। और ऊपर वाले तीनों का 80% जल जो है पाकिस्तान, और नीचे वाले तीनों का 80% जल हिंदुस्तान। सिंधु जल समझौता कब आया? 1960 में आया। और हम लोग वो भी देख लिए, राकसताल मानसरोवर, सतलज। ये भी जान गए कि घाघरा भी वहीं से आसपास से निकल करके आती है, यानी नेपालों के मतलब उधर तिब्बत वाले साइड से, वहां से चाइना से आती है घाघरा। और यही घाघरा की एक शाखा सरयू जो है अयोध्या के किनारे। गंगा जी, इसीलिए अंग्रेजी में कहते हैं गैंगेज, क्योंकि यमुनेश तो नहीं बोलते हैं लेकिन गैंगेज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब अंग्रेज यहां आए तो पूछा ये कौन सी नदी है, तो ये गंगा जी हैं। इसलिए अंग्रेजों को क्या लगा कि गैंगेज हैं, तो व्हाट इज दिस, तो गैंगेज, इसीलिए नाम पड़ गया गैंगेज, ठीक है। और हम सोचते थे कि गैंगेज क्या कहते हैं वे, हम रिसर्च बहुत मारते हैं। जैसे हम रिसर्च मारना शुरू किए कि रामा, कृष्णा, अशोका, हर्षवर्धना, वाई नॉट बाबरा, वाई नॉट अकबरा, वाई नॉट हुमैया, और वाई नॉट औरंगजेबा। तो हम इसको डाल दिए फेसबुक पे। हम कि वाई नॉट, ये क्या बात हुई, आप हमारा नाम में एक आर लगा देते हैं, रामा कृष्णा हई हो। कहा गया थमो, विद्वान लोग आ गए। आज को हमारा ई में विद्वान बहुत हैं, प्रोफेसर से बहुत है, हिंदू सब चीज के विद्वान हैं। तो उनमें से कुछ लोग आके कहे कि देखो
लास्ट में जो दो को बिंदुआ नहीं लगता है हिंदी में, क्या कहते हैं उसको? विसर्ग। संस्कृत में विसर्ग लगता है, इसीलिए राम नहीं राम कृष्ण। हमने कहा कि फिर हमेशा याद रखना मेरे नाम के आगे विसर्ग नहीं लगेगा, अदरवाइज दे विल टेल मी प्रियांक बजाय प्रियंका। इसलिए हमारे हिंदी नाम ठीक है, हमको संस्कृत नाम नहीं चाहिए। अच्छा हुआ कि हम एंशिएंट काल में राजा नहीं हुए, नहीं तो सब देर वाज ए किंग नेम्ड प्रियंका, हमको नो। ठीक है, तो हम कि बाप रे, तो सोचना पड़ेगा ये सब चीज। तो अच्छा हुआ कि हम लोग अभी हुए हैं। गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी, गंगोत्री, गोमुख नहीं गंगोत्री, याद रखिए, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं सटा के इसमें दिया है इस बार। अच्छा भाई, एक लड़के को डाउनलोड करना था वीडियो, जरा वो डाउनलोड वाला एक ऑप्शन लगा दीजिएगा। तो जो इसमें इस वाले में एक है जवान हम लोग के सीआरपीएफ के, वो छत्तीसगढ़ में पोस्टेड हैं, तो उनका वो बोले कि नेटवर्क सर नहीं मिलता है। कल भी बोले थे बेचारा, आज तो कोई रिक्वेस्ट भी नहीं किए हैं, तो उनको दे दीजिएगा, वो डाउनलोड वाला ऑप्शन खोल दीजिएगा इसमें। यमुना नदी बंदरपूछ, ये याद रखिएगा, पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी, ये बंदरपूछ याद रख लेना, केदारनाथ के पास, केदारनाथ के पास बंदरपूछ। यहां पर गंगोत्री याद रखिएगा, गोमुख हिमानी नहीं जरूरत है, लेकिन जो बंदरपूछ चोटी है वो यमुना नदी के लिए याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है यहाँ बंदरपूछ। क्योंकि क्या है, देखो कैसे होता क्या है ना, कि जब एग्जामिनर जब सेट करता है तो उसको बंदरपूछ नाम आकर्षित करता है, तो वो पूछ देगा ना कि बताओ यमुना नदी इसमें से किस चोटी से ये होती है, वहां पर यमुनोत्री हिमानी कहाँ है जिसे यमुना नदी निकलती है, दे देगा तो बंदरपूछ। ये सोचिए कि जो सामने वाला आपसे सवाल क्या क्या पूछ सकता है। तो एक स्टूडेंट कब सफल होगा, एक पुलिस वाला तब सफल होता है जब वो चोर की तरह सोचता है। जब वो पुलिस वाले की तरह सोचेगा तो कभी भी चोर को पकड़ नहीं पाएगा। अगर सफल होना है परीक्षा में तो वैसे सोचो कि हमको क्वेश्चन पेपर सेट करना है। चंबल मध्य प्रदेश में मऊ नहीं है, ये महू है। ये लुसेंटवा वाले जान ले लेंगे किसी दिन सबका, ठीक है। मध्य प्रदेश में एक जिला है इंदौर, देश का सबसे साफ शहर है, 7 स्टार साफ शहर, स्वच्छता के मामले में 7 स्टार, ठीक है, इंदौर। इंदौर में एक जगह है, कस्बा है महू, दिस इज महू, नॉट मऊ, मऊ इज इन यूपी, मऊ आजमगढ़ के पास यूपी में है, ये महू है। और महू जो है मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, क्वार्टर नहीं होता है, मुख्यालय को हेडक्वार्टर्स कहते हैं, इट इज नॉट क्वार्टर, हेडक्वार्टर्स। मुख्यालय का अंग्रेजी होता है हेडक्वार्टर्स, याद रखिएगा, नहीं तो कोनो पता चला कि ये गया वीडियो यूट्यूब पे तो नीचे लिखेगा है इनको ये भी नहीं समझ में आता है कि हेडक्वार्टर बोलते हैं मुख्यालय को, वो कौन सबके भी कमी नहीं ना है। मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑन वारफेयर, अंग्रेजों ने यहां पर अपना 5000 सैनिकों का मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑन वारफेयर बनाया था, जहां सैनिकों को युद्ध लड़ने के बारे में सिखाया जाता था। अंबेडकर जी का जन्म यहीं हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था, महू में। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो महाराष्ट्र में पैदा हुए थे, बिल्कुल नहीं। अंबेडकर टाइटल से लोगों को लगता है कि वो मराठी होंगे। अंबेडकर टाइटल उनके मास्टर साहब का टाइटल है, जो कि जाति से ब्राह्मण थे। अंबेडकर जो है वो टाइटल जो है वो ब्राह्मणों का टाइटल होता है, और जो इनको बचपन में जो शिक्षक पढ़ाते थे वो ब्राह्मण थे। जो होता है ना छुआछूत की बात करते हैं सब, इनके टीचर ही कौन थे अंबेडकर साहब के, ब्राह्मण थे जो उनको पढ़ाते थे। अगर उनके मन में वैसा भेदभाव होता तो वो पढ़ाते हैं। यहां तक कि उन्होंने कहा कि भीम तुम मेरे उपनाम को भी, सरनेम को भी यूज कर सकते हो, उन्होंने यूज कर लिया। पूछा कि हम करें कहिए, जबकि वो महार जाति से आते थे, ठीक है। महू में पैदा हुए थे, आगे चल करके बड़ौदा रियासत में
जब बड़ौदा रियासत में सयाजी राव गायकवाड़ सेकेंड ने सुना कि एक बच्चा है पढ़ने में बहुत तेज है, मैट्रिक 3rd डिवीजन से पास किया है, इतना तेज है पढ़ने में। अब आपको हंसी आएगी कि 3rd डिवीजन में पास किया तो तेज था, बिल्कुल। उस समय कोई इंडियन जिसका पेपर कोई अंग्रेज चेक करता हो, वो 3rd डिवीजन से भी पास कर जाता था तो बहुत बड़ी बात होती थी। और तब मैट्रिक एग्जाम 10th पर नहीं 11th पर होता था, 11th के बाद मैट्रिक एग्जाम लिया जाता था, ठीक है ना। तो शुरू में कोई सुनेगा आधा, कह देखो ये क्या बोल रहे हैं कि बहुत पढ़ने में तेज थे इसलिए 3rd डिवीजन पास किए थे। लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ है राज कि वो उस समय 3rd डिवीजन पास करना भी बड़ी बात थी। सयाजी राव गायकवाड़ को पता चला कि एक बच्चा इतना तेज है पढ़ने में, तो इसको पढ़ने में मदद की जाए। समझो, जातिगत कुंठा कहीं आ रही थी। सयाजी राव गायकवाड़ सेकेंड ने उनको ऑक्सफोर्ड भेज दिया पढ़ने के लिए, और दूसरी बार अमेरिका भेजा पढ़ने के लिए। वो डबल पीएचडी किए, और जब वो लौट करके आए तो चूंकि महू में पैदाइश थी, बड़ौदा रियासत में उनको लेफ्टिनेंट का पद दिया गया। जिस पद पर सबसे पहले बैठे थे वो सैनिक का पद था, लेफ्टिनेंट का। B.R. अम्बेडकर साहब अपने शुरुआती जीवन में बड़ौदा सेना में लेफ्टिनेंट थे, इसको याद रखिएगा। बहुत कम लोग इस फैक्ट को जानते होंगे। और अपने बगल में बैठा के वो सैन्य सलाहकार बनाया गया बड़ौदा रियासत का। बहुत कम लोग जानते होंगे कि अम्बेडकर साहब मिलिट्री एडवाइजर थे बड़ौदा रियासत के। हम लोग उनको कानून के मंत्री के रूप में जानते हैं, लेकिन असल में वो मूल रूप से क्या थे, एक सैनिक थे। वो सैनिक इन द सेंस जवान के नहीं, मतलब अधिकारी के रूप में। एक अधिकारी को भी सैनिक बोला जाता है कि भाई योद्धा आदमी है, सैनिक आदमी है, सोचिए। और उनकी चूंकि कम उम्र में शादी हो गई थी, उनकी पत्नी, पहली पत्नी जल्दी मर गई। बाद में एक ब्राह्मण अविवाहित लड़की ने उनसे, जो कि उनसे बहुत छोटी थी उम्र में, एक विधुर, एक अधेड़ से प्रभावित होकर के उनसे विवाह कर लिया, ब्राह्मण लड़की ने। तो इनके जीवन में 3 लोगों का रोल बहुत ज्यादा था, 2 ब्राह्मण और एक क्षत्रिय, जिन्होंने इनको सपोर्ट किया लाइफ में। तो जो एक कुंठा नहीं रहती है वो किसी के और के मन में हो सकती है, अंबेडकर जी के मन में वो बातें नहीं थी। और यही कारण था कि कई मौकों पर वो कहते थे कि आरक्षण को कभी भी अस्थायी बनाया। कारण है कि जिस दिन आरक्षण अस्थायी हो गया, उन्होंने कहा था कि मेरा समुदाय को सबसे ज्यादा नुकसान मेरे समुदाय को होगा, क्योंकि फिर वो किलिंग इंस्टिंक्ट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और जब किलिंग इंस्टिंक्ट रहेगा ना कि हमको तो कोई रिजर्वेशन है नहीं, हम जब पढ़ते थे तो हमको पता था कि ना घर से कोई आर्थिक सहायता आनी है और ना ही जो है हमको कोई आरक्षण मिलना है, ठीक है। तो जो देखते हैं ना आप लोग, आग टक 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 टक, बिना हाथ में किताब लिए सब कुछ बोलना, उसी का नतीजा है। अगर हमको भी मिला होता तो आज प्रियांक शायद टकाटक 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 बोल भी नहीं पाता। समझ रहा है? सीखिएगा कुछ चीज। इसलिए अंबेडकर साहब मेरे आदर्श भी हैं, कलाम साहब, अंबेडकर साहब, और हिंदी भाषा के प्रति अपने प्रेम को लेकर महात्मा गांधी। बाद में हम पढ़े थे कि महात्मा गांधी ने हिंदी के लिए क्या क्या काम किए थे। अफसोस आज ही के दिन एक मूर्ख ने उनकी हत्या कर दी थी, और अगर वो रह गए होते तो शायद अंग्रेजी कभी भी हावी नहीं हो पाती। वो नहीं रहे इसलिए अंग्रेजी हावी हो गई। और यही कहा था कि जब मोरारजी देसाई जब तक आ नहीं गए गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, तब तक यूपीएससी में हिंदी को आने नहीं दिया गया था। सोच लो, सोच लेना उसके पहले कौन कौन लोग थे, बताने की जरूरत नहीं। नहीं, हाँ, नहीं नहीं नहीं, आईएएस क्या होते हैं, बहुत होशियार। तो समय कुछ नहीं था, वो ये मूर्खता थी, मारना ही था ना, जिन्ना नहीं थे, इतने मन था तो समझ गया। ठीक है। महू यहीं पर पहाड़ी है, इस पहाड़िया को कहते हैं जाना पाओ। जाना पाओ पहाड़ी, यहीं से नदी निकलती है चंबल।
चंबल नदी वही है, भारत का सुसाइड सिटी कोटा के पास से गुजरती है, ठीक है, चंबल, ठीक, वही ना। तो इतना डिप्रेशन में सब डाल देते हैं, पेरेंट्स इतना ज्यादा बढ़ा दिए हैं अपना वो कि बनो बनो निकालो। कभी भी पेरेंट्स को अपने बच्चों की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कभी भी अपना भाई बहन, देखो फलनवा जो है वो बन गया, तुम क्या कर रहे हो, लीव इट, जिसको जो करना है करने दो। बहुत ज्यादा जो पढ़ने में तेज रहते हैं ना, वो नौकरियां पाते हैं, मालिक वही बनता है जो पढ़ने में बहुत तेज नहीं रहता है, याद रखिएगा। इसलिए अगर आपका भाई या कोई भी अगर पढ़ नहीं रहा है बहुत, तो खुश रहना कि भैया मेरा उद्योगपति बनने वाला है। आप लोग टेंशन में, हम बहुत लोगों को देखे हैं, हमको फोन करेंगे, सर क्या थोड़ा मेरे बेटे पर ध्यान दीजिए ना, बिल्कुल नहीं पढ़ता है, आप ही के पास भेजे हुए पढ़ने के लिए। तो हम कहें कि वो इसका मतलब टैलेंट इनके यहाँ पैदा हो गया है। क्योंकि देखना, तो जो उसके बदमशुए रहते हैं ना, जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, वो बाकी सब काम में बहुत तेज रहेंगे, बाइक लेकर के निकल जाएंगे, उड़ा देंगे एकदम पूरा, कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे, कुछ ना कुछ अपना, जहां उनको देखा कुछ तोड़ ताड़ कर देंगे, ये कर देंगे, उनको लगता है उनका दिमाग शार्प रहता है, खाली मन नहीं पढ़ने में लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो भोंदू बच्चा है, याद रखना, वो अपने चीज में। अब आप मछली को कहिए कि पेड़ पर चढ़ जाओ, हाथी को कहिए कि हाथी हो चढ़ो तो पेड़ पर, अब बंदर को कहिए कि समुद्र में घूम जाओ तो क्या कहेगा कि मैं महाराज। तो जो है उसको करने दो, उसको टेंशन मत दो। इसलिए अपने घर में अगर कोई है उस टाइप का, मत पढ़ो उसके पीछे, ठीक है। चलिए, हाँ पढ़ना है अपना पढ़िए, आपको मन है तो, दूसरा को मत परेशान कीजिए। महू सबका ये कैसा मास्टर है, बिगाड़ देगा बच्चों। ठीक है, अरे कहने का मतलब कि ऐसा मत कीजिए कि कोई तनाव में आकर, एक सीमा तक ठीक है, आप उसको गाइड करते रहिए कि वो सही दिशा से भटके नहीं, उसके पीछे मत पड़िए। हम अक्सर देखे हैं पुलिस वालों के बच्चों को, स्पेशली पुलिस वालों के बच्चों को, या आर्मी उर्मी में जो रहते हैं सब, उनको इतना ना डिसिप्लिन के पागलपन चढ़ जाता है ना, वो एकदम चाप देंगे। स्पेशली जो आर्मी में रहेंगे, पुलिस वाले, वो अपने बेटा से कोई एकदम ऐसे कर देंगे, बेचारा ऐसे सटक जाएंगे सब, ठीक है। पुलिस वाले जो है उनकी बेटियां, वो अपना पुलिस डिपार्टमेंट में वही सब उनका रहता है टंड घंट, तो उनको बने रहता है, और वैसे अपने बेटे को नहीं निकलना नहीं है बाहर, कुछ नहीं करना, ये नहीं करना, क्या है भाई। तो और देखोगे ना कि अक्सर उनके बाल बच्चे जो है ना कुंठित परेशान रहते हैं पुलिस वालों के, वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन उन्हीं पर निकाल देते हैं। ऊपर से गाली सुनते हैं और नीचे वालों को गाली देना, तो जो मिलता है उसी को दे देते हैं। रामगंगा, रामगंगा नदी है, राम तेरी गंगा नहीं, रामगंगा। नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग, ये नैनीताल, ठीक है, ताल है नैनीताल, बहुत खूबसूरत ताल है, एक तरफ पहाड़ी है और एक तरफ शहर है, ठीक, अब बीच में ताल है। तो नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग। रामगंगा नदी कहां से निकलती है? नैनीताल के पास से। शारदा, कुमाऊं हिमालय के मिलाम हिमनद से, मिलाम हिमनद से शारदा को ही हम लोग काली गंगा कहते हैं, ठीक है। शारदा ये ब्लैक कलर का ही परिचायक है, ऐसे शारदा नहीं कहते जय मां शारदे, काली मां, समझ रहे हैं, ठीक। काली गंगा, हाँ, कुमाऊं हिमालय का मिलाम हिमनद, ठीक, इसी को काली गंगा। फिर घाघरा, नेपाल में करनाली या कोरियाला। घाघरा नदी जो हम बोले ना कि जो तिब्बत से आती है, मानसरोवर झील के पास से, देखिएगा नेपाल में तकलाकोट से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम नेपाल सीमा से मप्सा तुंग हिमानी, मप्सा तुंग हिमानी से घाघरा। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि घाघरा को नेपाल में क्या कहते हैं? करनाली। घाघरा को नेपाल में करनाली बोलते हैं, याद रख लेना, ठीक। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी को या इसी की शाखा सरयू जी जो हैं वो अयोध्या जी में बहती हैं। मैं क्या, सरयू जी, अयोध्या जी, गंगा जी। घाघरा को नेपाल में क्या कहते हैं? करनाली। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में, ठीक,
भारत वाला साइड में जहां रोका गया फरक्का से उसको, वो गंगा सागर है मुहाना, गंगा जहां सागर से मिलती हो गंगा सागर, और नहीं तो ऐसे उधर जा करके अपना जो मेघना नदी नहीं है बंगाल में, वहां जाकर यमुना नदी प्रयागराज में गंगा नदी से, चंबल नदी इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से, ठीक है। रामगंगा कनौज के निकट, कनौज अपने इत्र के लिए फेमस है, हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी थी। शारदा नदी घाघरा नदी में आके मिल जाती है। शारदा नदी किसमें मिल जाती है? घाघरा में। घाघरा जो है सारण जिले के छपरा में, सारण जिले के छपरा में, ठीक है। बलिया जिले की सीमा पर गंगा नदी में छपरा में मिलती है, ठीक है। घाघरा छपरा। अच्छा, इधर विशेषता तो हम लोग देखबे नहीं किए थे, इधर विशेषता भी कुछ लिखा था क्या ये सब? अच्छा अच्छा, इसका लंबाई में तो हम भूल ही गए थे, ठीक। 2880 है, जबकि गंगा जी 2525 हैं, ठीक है। भारत में ये 1114 किलोमीटर, इंक्लूडिंग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इंक्लूडिंग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। झेलम 724, रावी 725, चिनाब 1180। जो इनमें जो है सतलज सबसे लंबी नदी है। जो सिंधु नदी तंत्र में जो 5 नदियां हैं पंजाब, उसमें सबसे लंबी नदी कौन है? और सबसे छोटी 470 किलोमीटर ब्यास है, याद रखना। उनमें सिंधु नदी तो सबसे बड़ी है ही, लेकिन जो बाकी 5 हैं जो पंजाब बनाती हैं, पंजाब, उसमें सबसे लंबी नदी सतलज और सबसे छोटी ब्यास। कैसे याद रखेंगे? रावी तो खैर नमवा छोटा है, सतलज का नाम इसमें सबसे बड़ा होगा, लंबा होगा, ठीक है। और बाकी जो सी चेनाब, सतलज लंबी जरूर है चेनाब से, लेकिन जाके मिलती किस में है? चेनाब। और ये भारत में इतना है, ये आगे जाकर के सिंधु नदी मिलती है तो उसका लंबाई उधर ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। सिंधु की सहायक नदियां हैं जांस्कर। देखो, हम बोलते हैं ना कि जास्कर, हम नहीं बोलते जास्कर, इट इज असल में जांस्कर, लेकिन हम लोग बिंदु छोड़ के जास्कर बोल देते हैं, बट इट इज शयोक। मृत्यु नदी भी बोलते हैं, रिवर ऑफ डेथ, ठीक है। डेड, इसको मृत्यु नदी भी बोलते हैं। और हम याद कैसे कराते हैं अपने स्टूडेंट को? मृत्यु होने पर शोक, तो शोक। गिलगित, हुंजा, नुब्रा, सीगर, नुब्रा नदी घाटी आता है ना, नुब्रा नदी घाटी, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर, नुब्रा नदी, लद्दाख, इधर जास्कर, ठीक है। द्रास सेक्टर, द्रास, सतलज जो चिनाब में आके मिलती है, ये सब रावी ब्यास सबका नंबर दे दिया है। ये और ये सब किसमें मिल रही हैं? ब्यास आकर सतलज में, ब्यास आकर, ठीक। और रावी, झेलम और सतलज सब किसमें आकर के? चिनाब में। झेलम, इसमें श्रीनगर में शिकारा या बजरे चलते हैं। जो श्रीनगर है उसके किनारे कौन सी नदी है? झेलम, ठीक है। श्रीनगर किसके किनारे है? झेलम के। याद रखना, श्रीनगर भी लंबे समय से आतंकवाद को झेल रहा है। पिछले 4 साल में तस्वीर बदली है, इसको मानिए चाहे नहीं मानिए। लोगों को लग सकता था कि 370 हटा दिया गया, 370 हटने का नतीजा पता है क्या हुआ है? कश्मीर में बच्चे पढ़ने लगे हैं, क्योंकि अब चीजें क्या हो रही हैं, जैसे ये हैं कि नहीं हम पाकिस्तान में मिलेंगे या हम स्वतंत्र देश बनेंगे। एक सच्चाई है कि पाकिस्तान से निकलने को छटपटा रहा है बलूचिस्तान, ठीक है। क्यों? बांग्लादेश क्यों अलग हुआ पाकिस्तान से? धर्म मजहब एक ही था ना, हुआ ना अलग। इनका मोनोपोली करने की आदत है, डोमिनेंट होने की आदत होती है। भारत डोमिनेंट नहीं होता, ये याद रखना। आप कहने को भले विक्टिम कार्ड खेल लीजिए कि हम ये हैं हम वो हैं इसलिए हमको इसे किया गया, बिल्कुल नहीं किया जाता है। वरना यहाँ बाहुबली इधर उधर यहाँ वहाँ तहाँ से नहीं बनते। पाकिस्तान और बांग्लादेश में ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। हालांकि खैर वो सब एक दौर था 90 के दशक का, इस टाइप के गुंडे अब मारे जा चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अब जमाना बदल रहा है, लोगों में जागरूकता आ रही है। कश्मीर के लोग भी अब समझ रहे हैं कि भारत के साथ रहने में ही क्या है भलाई, क्योंकि कश्मीर तो रहेगा भारत में ही, कश्यप मुनि के नाम पर है। और श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की है, बिहारी अशोक ने, अपना अशोक मौर्य ने। तो श्रीनगर भी हमारा है, हमारा तो कश्यप गोत्रे है, और कश्यप मुनि हमारे पूर्वज जो है कश्मीर उन्हीं के नाम पे है। तो कैसे जाने देंगे भाई, बिहारी भी हम हैं। तो कश्मीर पर मेरा दावा ज्यादा है कि आपका। अब आप कहिए कि मुस्लिम, तो थोड़ा से ज्यादा ना मुस्लिम हमारे यहाँ हैं। हर तरह से कश्मीर हमारा है और अब सब कुछ सेट है।
आराम से रहिए, जाइए, खाइए पीजिए, ऐसे कीजिए, पढ़िए उड़िए, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कीजिए, ये सबसे दूर रहिए। और कश्मीर को धरती का स्वर्ग बनाने में हम लोगों की भी मदद कीजिए, ठीक। और हो सके तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भी आने दीजिए, क्योंकि हम लोग अच्छे से पाल पोस लेंगे, खाने का खर्च ही नहीं, हम कश्मीर लेंगे। अरे बच्चे को पालना है, उसके पास दो जो ठीक से पाल सके। आई की बात समझ नहीं? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जल्दी से लड़के वापस आना चाहिए। हम लोग को नहीं चाहिए, जरूरत कोशिश करना चाहिए कि लड़के जाएं, उधर के लोगों को चाहिए कि हम लोग हिंदुस्तान में शामिल होंगे, क्योंकि एक लोग अच्छे देश के साथ हम होंगे, ताकि हमारा सिर का जो ताज है मुरेठा वो अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अक्साई चीन नेक्स्ट स्टेप में। फिलहाल ये सब चीज बोल बोल कर हमारे से नेता से भाषण दे लाल चौक पे ना, कश्मीर सब कहेंगे चाचा आप कहां थे अभी तक, मैं यहीं था। ठीक है, एक के बार में हम माइंडे चेंज कर देंगे। ये सब नेता नहीं है सब भारत में अभी, ये महान महान नेता जो खत्म हो चुके हैं। वही ना करे, वहां भी वही खरीदा है, बिहार का ही आदमी खरीदा है सबसे पहले, ठीक है। रावी नदी माधोपुर के पास मैदान में प्रवेश करती है। हो सकता है कि भविष्य में कुछ क्वेश्चन बन जाए कि बताओ कौन सी नदी माधोपुर के मैदान में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में माधोपुर। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चिनाब, क्योंकि सारी नदियां किसमें जाके मिलती हैं? चिनाब में, ठीक है। अब देखिए, चिनाब पीर पंजाल में गहरा क्या बनाती है? गॉर्ज। गॉर्ज का मतलब होता है कि जब पहाड़ को काट देती है ना नदी, तो उसको गॉर्ज या हिंदी में कहते हैं महाखड। महाखड माने गड्ढा जो होता है, खड, ठीक है। या पीर पंजाल में कौन सी नदी गहरा गॉर्ज बनाती है? चिनाब। और अखनूर के निकट मैदान में, जम्मू कश्मीर अखनूर सेक्टर में ये मैदान में प्रवेश करती है। जैसे गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है, जो चिनाब नदी है वो अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है, और रावी नदी माधोपुर के पास मैदान में प्रवेश करती है। ब्यास नदी कुल्लू घाटी से बहती हुई, यानी कुल्लू मनाली में कौन सी नदी है? कुल्लू जो है घाटी, हम बोलते हैं ना कि कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, काठमांडू घाटी, क क क क क। तो कुल्लू घाटी कौन नदी बना रही है? कश्मीर घाटी बना रही है झेलम, कुल्लू घाटी ब्यास। तो कुल्लू मनाली, मनाली पहाड़ है और कुल्लू जमीन है, इसीलिए कुल्लू और मनाली। और कुल्लू में कौन नदी काटी? ब्यास नदी। अब क्लियर हुआ? ये सब याद रखिएगा। कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत, मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय को हिमाचल प्रदेश में धौलाधर कहते हैं। शिमला धौलाधर पर्वत पर है, मध्य हिमालय को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। चलो ठीक है, ब्यास। सतलज शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। शिवालिक को, शिवालिक पर्वतमाला में एक फॉसिल मिला हम लोग को, जीवाश्म, मनुष्य मैंने जो आदि मानव का। और उसको कैसे होता है आदि मानव? जो नहीं होता था नियंदरथल मानव, जावा मानव, तो एक अंग्रेज को मिला कंकाल आदि मानव का, उसका नाम रखा श्री राम के नाम पर रामापिथेकस। तो शिवालिक पर्वत में जो आदि मानव मिला है उसको क्या कहते हैं? रामापिथेकस। तो हम कहे भैया इनका नमवा रामापिथेकस क्या था? तो बोला गया कि चूंकि राम जो हैं भारत में आदर्श के रूप में गिने जाते हैं, इसलिए उस अंग्रेज ने उस आदि मानव के कंकाल को क्या नाम दिया? रामापिथेकस, ठीक है। तो रामापिथेकस कहां मिले? राम मिले शिव में, शिवालिक में। तो अगर आपसे पूछेगा कि शिवालिक हिल में आदि मानव जो मिला क्या नाम दिया गया है, तो शिव में राम, शिवालिक में रामापिथेकस। समझ में आ रहा है? हो जा रहा है ना? ठीक। गंगा, भगीरथी और अलकनंदा मिलके क्या बनती हैं? गंगा। और जब गंगा नदी जब फरक्का बैराज से निकलती है तो फिर से नाम हो जाता है भागीरथी। वहां भागीरथी उत्तराखंड में, अलकनंदा, और फिर जब वो निकलती है तो नाम क्या पड़ जाता है? भागीरथी। और इसी भागीरथी से एक धारा हम लोग प्रत्यक्ष करके निकालते हैं जिसका नाम है हुगली, हुगली, ठीक है। हाँ, हुगली, हुगली जो है वो कर्नाटका में है, बेंगलुरु के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर। और हुगली भागीरथी से निकली हुई एक शाखा है
जिसके सहारे हम लोग कलकत्ता और हल्दिया के बीच में नहर में पानी डाल देते हैं, ताकि बंगाल की खाड़ी में उतरा हुआ जहाज हल्दिया से कलकत्ता के नदीय बंदरगाह तक जो है पानी में आराम से आ सके। इसीलिए हम लोगों ने फरक्का के पास बैराज बनाया। लेकिन कोसी क्षेत्र जो है, बिहार का कोसी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, ये ना बिहार में पूरा गड्ढे की तरह, कटोरे की तरह बैठा हुआ जमीन है। यही कारण है कि जब सप्तकोसी, 7 नदियां जब मिलकर कोसी बन के आती हैं, तो बिहार के कोसी प्रमंडल उस कटोरे में बैठ जाती है, और बाढ़ का वो क्षेत्र ऐसा हो जाता है कि आप कुछ भी कर लीजिए वो पानी निकलता ही नहीं है। वो जब तक वो खत्म नहीं होता है तब तक वो पानी नीचे। और ऊपर से भारत सरकार ने 1975 में फरक्का बैराज बना दिया, तो गंगा नदी का पानी भी वो भी रुक जा रहा है, क्योंकि भारत सरकार चाह रही थी कि बांग्लादेश में सारा पनिया ना निकल जाए। फरक्का बैराज बना 75 में, 3 साल के बाद बिहार को उसका कंसिक्वेंसेस झेलना शुरू हो गया। 1979 से आज तक एक भी ऐसा साल नहीं बीता है जब उत्तर बिहार में बाढ़ ना आई हो। आई बात समझ में? पहले कभी कभार बाढ़ आती थी बिहार में, फरक्का बैराज जो है उसने, आप गंगा के पानी को रोकने के लिए हल्दिया और कलकत्ता के बीच में पानी का जहाज चलाने के लिए आपने उत्तर बिहार को, क्योंकि एक तो ऑलरेडी कटोरा बना हुआ है कोसी, और ऊपर से आप और बैराज बना करके क्या किए, गंगा के पानी को उसको और ठेल दिए, वापस हो गया सत्यानाश। कोई भी चीज बनाने से पहले इसका इस्तेमाल, लेकिन वो होना चाहिए तब ना, आप तो सीधे बना दिए। ठीक, उसको थोड़ा और तरीके से कहीं बनाया जा सकता था, पहले उसको और आगे आने देते, लास्ट वाले मोर्चे पे लेके जाते उसको, ताकि कम से कम पानी इधर से ढरक के उधर निकल जाता। ठीक, यही कारण है कि 79 से बिहार में बाढ़ लगातार आया है। अब सोचो कि आपसे कोई पूछेगा कि 79 से बिहार में बाढ़ क्यों आ रहा है, उसका कारण क्या है, आगे बात समझ में ना, तो सब कुछ एकदम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, ताकि आपको रट्टा मारने की आदत क्या हो जाए, तो उतने जानकारी भी होनी चाहिए ताकि आप पढ़ा पाए। लेकिन जो लोग हैं सुपर ब्रांड, तो घोड़वा खाए घास और गदहवा खाए च्यवनप्राश, समझाया? अब देखो यमुना, इसकी सहायक नदी है चंबल, कोटा, हाँ जाइए, ठीक, कोटा, बेतवा और केन, चंबल, बेतवा और केन। ठीक, चंबल, बेतवा और केन, ये तीनों ही नदियां दक्षिण से यमुना में मिलती हैं। ये तीनों ही नदियां दक्षिण से यमुना में मिलती हैं। ठीक है, चंबल, बेतवा और केन। ठीक, देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण करती है चंबल नदी। अवनालिका जो सॉइल इरोशन जो करती है ना, चंबल का जो खड्ड बना, जहां चंबल डाकुओं का प्रदेश बना, उसमें सबसे गहरे गहरे खड्ड का निर्माण कौन करती है? चंबल नदी। यही कारण है कि भारत में सबसे ज्यादा मगरमच्छ कहां पाए जाते हैं। अब समझ में आया? एक तो खड्ड बना दिया, जब मन तब जमीन पर आ गए, और जब मन तब पानी में चले गए। इसीलिए चंबल नदी में सबसे ज्यादा मगरमच्छ है। कारण होता है ना कि क्यों है, इसीलिए है। और नालिका अपर्दन करती है, नाली जैसा काटते जाता है सब, अलग अलग नाली जैसा बनाते जाता है। और उस पत्थर को, जो बुंदेलखंड है, वहां भारत की निष्ठ चट्टाने, भारत में सबसे ताकतवर अगर कहीं की जमीन है तो बुंदेलखंड इलाका है, और वहां पर चंबल नदी कटिंग कर देती है। यूपी और एमपी का बॉर्डर है, यूपी एमपी, बघेलखंड बुंदेलखंड दोनों, बुंदेलखंड हरबोले मतलब बुंदेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी, झांसी बुंदेलखंड, बघेलखंड उधर रीवा सतना। ठीक है, तो इसकी सहायक नदियां हैं काली सिंध। ठीक है, चंबल है ना, देखो देश के सबसे गहरे चंबल नदी, काली सिंध। इसी काली सिंध के नाम पर ग्वालियर में काली सिंध है, और इसीलिए ग्वालियर में जो लोग हैं राज परिवार, उनका टाइटल है सिंधिया। काली सिंध से सिंधिया, समझ में आया? उस सिंधे से नहीं है सिंधिया, काली सिंध से क्या है? सिंधिया है। ये सिंध से सिंधिया,
पार्वती, सिप्ता, बनास, राजस्थान वाली नदी जो उधर से इधर आती है, कुरल, बामनी, मेज, ये सब नहीं। रामगंगा की प्रमुख सहायक नदी क्या है? खोन, सोन नहीं, खोन। टोन्स भी है, टोन्स दो टोन्स हैं, एक उत्तराखंड में टोन्स है और एक यूपी में टोन्स है, एक है मिर्जापुर के पास टोन्स। दो नदियां हैं टोन्स भारत में, ठीक है। टोन्स भी रामगंगा की सहायक नदी है। हो सकता है कि टोन्स से कोई ठिकाना नहीं, ये है, क्या नाम है ये, लूसेंट है, सॉरी, हाँ, देश में सबसे ज्यादा बिकने वाला पब्लिकेशन जीके के में। तो हो सकता है कोई ठिकाना नहीं कि टोन से हो, लिख दिया हो खोन्स, लिखा होगा TON टोन, आई लिख दिया होगा खोन। सही में, अब ठीक है, याद दिलाई हमको, थोड़ा सा देख लेना भैया, ये खोन टोन, ठीक है। टोन्स क्या यमुना की है टोन्स? अच्छा, तो हो सकता है हमको अभी मिस कर रहे हैं हम, चूंकि अच्छा एक टोन, देखो दो टोन्स है, टोन्स दो है, एक उत्तराखंड में है और एक जो है टोन्स नदी घाटी मिर्जापुर के आसपास है, छोटी सी नदी है, नाम सेम है, हैं? खोन, टोन्स मिलती है ना गंगा में, हम उसका बोल रहे हैं खोन, खोन रामगंगा। हो सकता होगी कोई नदी छोटी सी रामगंगा, रामगंगा तो अपने गंगा की सहायक नदी है। जो भी हो, अगर खोन भी मान ले तो सोन मिलती है गंगा में और खोन मिलती है रामगंगा में, इसके अनुसार चलते हैं। तो काहे कि कई बार हम लोग भी डाउट में रहते हैं। अब देखिए शारदा, इसकी सहायक नदी शर्मा, लिसार, सरयू, दिख रहा है, या पूर्वी राम गंगा। इस शारदा नदी, काली गंगा, असल में ये घाघरा नदी है, ठीक। यहां पे क्या करना है, घाघरा। सरयू जो है घाघरा, उसमें ये रहिएगा, कोई गलती उसमें, ये सब अगल बगल हैं, ठीक है। मेन है घाघरा, ठीक है, बगल में आके शारदा मिल जाती है, इधर से सरयू, इसीलिए सब क्या करते हैं, उसको मिक्स कर देते हैं, ठीक है। टोन्स वो यमुना की है सबसे बड़ी टोन्स, ये खोन ही होगी इसकी तब। घाघरा नदी शिवालिक को पार करते समय सिस्पानी नामक 180 मीटर गहरे खड्ड का निर्माण करती है। सिस्पानी नया क्वेश्चन है, याद रख लेना। कौन सी नदी? घाघरा, सिस्पानी नाम का खड्ड निर्माण करती है। काली नदी, चौकिया और छोटी गंगा इसकी सहायक नदियां हैं। छोटी गंगा किसकी सहायक नदी है? हाँ, अरे देखिए यहाँ पे गंडक है, वो अगला पेज में होना चाहिए गंडक। गंडक दिख रहा है, हाँ है, गंडक है ना। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम जानते हैं? घाघरा को करनाली, घाघरा को, और मैदानी भाग में इसको क्या कहते हैं? तो गंडक के दो नाम हैं, शालीग्राम और नारायणी। दोनों ही नाम भगवान विष्णु के हैं, याद रखिएगा। शालीग्राम पत्थर होता है बड़ा बड़ा, और नारायणी, ये दोनों ही नाम किसके हैं? भगवान विष्णु के। शालीग्राम पत्थर की पूजा होता है, काला काला पत्थर होता है शालीग्राम, और ये नारायणी, नारायणी नारायण, ठीक है। तो गंडक ने का याद रखना नाम, नेपाल में बड़ी इज्जत है, ठीक है, शालीग्राम और नारायणी। नेपाल में ये नदी कहाँ है? नेपाल से निकलती है। पटना के समीप गंगा नदी जो गंडक है, पहलेजा घाट में सोनपुर में मिल जाती है गंगा में, ठीक है। इसको सोनपुर यानी सारण जिला, घाट का नाम है पहलेजा, कहाँ? ठीक है, सोनपुर, सोनपुर जंक्शन देखे हैं ना, और ये सारण जिला, यानी सारण में दो नदियां, क्या क्या? घाघरा जो है वो छपरा में, और सोनपुर में जो है गंडक नदी, ठीक। ये पटना के समीप, पटना के उस साइड, पटना के समीप इस साइड थोड़ी ही, असल में सारण जिला में उधर ही मिल जाती है ये, ठीक है। तो गंडक, भारत में इसकी लंबाई कम है। सहायक नदियां हैं काली गंडक, त्रिशूली, ठीक। इसकी, अच्छा हाँ, बूढ़ी गंडक तो इसे निकलती है,
इसे मिलने वाले गोल गोल पत्थरों को क्या कहते हैं? वही विष्णु भगवान को पूजा किया जाता है, काले रंग का। कोसी नदी गोसाई थान चोटी के उत्तर में, कोसी, ठीक, कहां मिलती है? कारागोला के दक्षिण में गंगा नदी में। कोसी नदी कटिहार के कुर्सेला में गंगा नदी से, ठीक, लिख लीजिएगा। कटिहार के कुर्सेला में गंगा नदी में, कटिहार के कुर्सेला में गंगा नदी में है? जो बता रहे हो याद करो। देख ले, कारागोला, कुर्सेला को लिख दिया लगता है, ठीक है, वो कुर्सेला को लिख दिया, वो कारागोला है, रहने दीजिए, कुर्सेला याद रखिए, कारागोला होगा। कटिहार के कुर्सेला में है, कारागोला होगा। ये होता क्या है ना कि कई बार अलग दिखाने के चक्कर में ही सब, हाँ, पटना के समीप आती है गंडक, उधर सोनपुर सारण में है, अहिला दिए पटना में, सब बतो ऐसा कैसे मान लेंगे हम? ठीक है। इसके मुख्य धारा है अरुण नदी, ठीक है, तिब्बत में इसको पंगचू, अरुण नदी को पंगचू। सहायक नदियां हैं यारू, सुन कोसी, तामूर कोसी, दूध कोसी, भोट कोसी, तांबा कोसी, लिखू, इंद्रावती। यानी दूध, बोट, तांबा, सुन, दूध और तांबा तो याद ही रहेगा दूध, कोसी और तांबा। अब मुख्य नदी क्या है? अरुण। क्या? इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती, ठीक है। और जो भारत का जो नियाग्रा जलप्रपात जिसको कहते हैं ना, वो छत्तीसगढ़ में हम लोग को मिलता है, बस्तर के आसपास कहीं, वहां पर शायद यही नदियां जो इंद्रावती ही नहीं, दूसरी इंद्रावती, वो बनाती है भारत का नियाग्रा, मतलब, ठीक, अभी नाम हम भूल रहे हैं, बस्तर के पास है क्या? बिहार में अजय नदी जमुई में है, अब कहाँ है अभी ये सब। बेतवा या वेत्रवती, बेतवा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, जहां सांची है, सांची स्तूप है ना रायसेन जिले में, कुमरा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से। तो बेतवा कहां से निकलती है? विंध्याचल से, ठीक है। और ये मिल जाती है कहां? हमीरपुर के समीप यमुना नदी में। हमीरपुर यूपी का जिला है, एक हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में भी है। ऊपरी मार्ग में ये कई झरनों का निर्माण करती है, बेतवा या बेत्रवती। बेतवा, अब बेतवा नदी माता टीला बांध बनाती है, तब बेतवा क्या बनाता है? माता। अगर पूछा कि माता टीला बांध किस नदी पर है, तब माता वहां है जहां बेटवा है। समझा? मां बेटा। हम बात कर रहे हैं बीबीसी का और आप ऑल इंडिया रेडियो करने लग रहे हैं। क्या चीज गोदावरी? हाँ, काहे मारते थे आप? अपना गलतियां में सबको काहे लपेट ले रहे हैं? तो माता टीला, माता बेतवा, ये हमेशा याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये कौन नदी है जी? सोन। ओहो, अच्छा, ओके, माई रिवर। हम कहें कि कौन नदी है, फिर हम देखें कि तो आपुन का नदी है, डेहरी ऑन सोन, मेरे गृह नगर का नाम। अमरकंटक की पहाड़ियों से पटना के समीप गंगा में रामनगर, दानापुर, रामनगर 780 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और बढ़ जाता, कितना बढ़िया शब्द होता, 786। नर्मदा के समीप उद्गम, कहा जाता है कि नर्मदा और सोन भाई बहन थे, ठीक है, सोन भाई और नर्मदा बहन, दोनों लड़ गए। मिथोलॉजी है, तो कोनो लिखने लगेंगे उसमें कि बताइए कैसा कैसा मास्टर आजकल पढ़ा रहे हैं। तो सोन नदी उत्तर की ओर और नर्मदा, इसीलिए सोन के लिए जो है पुलिंग का उच्चारण होता है, सोन बहता है। अगर लोग लिखा जाता है हिंदी ग्रामर में कि गंगा बहती हैं, नर्मदा बहती हैं, लेकिन सोन के लिए क्या यूज होता है? सोन बहता है, ठीक है, क्योंकि सोन को क्या माना गया है?
हिंदी व्याकरण में भी सोन बहता है लिखिएगा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र के अलावा सोन को ही एकमात्र पुल्लिंग नदी मतलब पुल्लिंग माना गया है। ठीक, तो एक तरफ ब्रह्मपुत्र, लिखने वाले भले लिख देते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है, क्योंकि नदी जुड़ जाता है, लेकिन अगर केवल लिखिएगा सोन बह रहा है, तो हम एक बार किसी चंद्रकांता संध्या किसी पढ़े थे जो लिखे थे, चूंकि वो कहानी उनका रोहतासगढ़ पे ही है, नहीं है देवकी नंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता सीरीज। चंद्रकांता सीरीज की कहानी जो है मेरे रोहतास जिले पे ही बेस्ड है, रोहतासगढ़ की पहाड़ी पर। तो और एक और भी हम पढ़े थे कि सोन को बहता हुआ वह देख रहा था, तो बहता हुआ, और ये हिंदी के किसी उपन्यास में हम पढ़े थे। तब हमको याद आया कि वो लगता है कि लेखक जी को इस बात की जानकारी है कि इसको पुलिंग में भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, नर्मदा के समीप उद्गम है ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में कहते हैं सापू। ठीक है, टी होता है क्या, साइलेंट। पू का मतलब होता है नदी, सा पू, पो या पू, इटली की गंगा पो। ठीक है, फिर इराक को कहते थे पहले मेसोपोटामिया, मेसो बीच में, दो नदियों के बीच की भूमि मेसोपोटामिया। ठीक है, पोटामिया, तब पो या पोटामिया मतलब नदी होता है, इसीलिए वाशिंगटन डीसी में जो नदी बहती है उसका नाम है पोटोमैक। देखो वाशिंगटन डीसी किनारे पोटोमैक, और इराक को कहते हैं मेसोपोटामिया। पोटामिया पोटोमैक कैसे मिल गया, तो दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं मेसोपोटामिया। कौन सी दो नदियां, दजला और फरात, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स के बीच कहा जाता है। पो नदी, सापो नदी, ठीक है, ये सब पो, तो ये इसीलिए सापू। ऐसा कई जगह लिखेंगे टसैंगपो, टी होता है साइलेंट, और सैंगपो भी नहीं, सांगपो भी नहीं, सांगपो। अरुणाचल में कहते हैं दिहांग। अरुणाचल में दिहांग में जैसे ही दिबांग और लोहित नदियां मिलती हैं, वैसे ही इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। तो यहां देखिएगा कि जब मान सरोवर से ये निकलती है और नामचा बरवा के बाद खड बनाते हुए ये ब्रह्मपुत्रा, कहां पर, हिमालय का सबसे इधर का छोर, लास्ट पश्चिमी छोर का नाम है नामचा, जो कि तिब्बत में है, भारत में नहीं है नामचा बरवा, पहले बता दे रहे हैं। वहां से ये यूटर्न मारती है, 5000 मीटर की ऊंचाई पर खड बनाती है ब्रह्मपुत्रा नदी। सोचो कितना पावर से आता होगा वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ठीक है, इतना पावर से कि उसकी चौड़ाई जो है वो बढ़ जाती है ब्रह्मपुत्रा। 5 किलोमीटर की ऊंचाई, सब समझ रहे हैं गिरना क्या कहते हैं, तुम्हारा है, रोक देंगे बह जाएंगे चाइना, रोक देंगे, कहने से होता है, रोक दीजिए, बनाइए डैम ब्रह्मपुत्रा को, कितना दिन रोकिएगा, और छोड़ दीजिएगा तो उसके बाद हम लोग यहाँ दाल भात खाने के लिए हैं, खाली सब वही हैं, 2 करोड़ से ज्यादा हैं हम लोग। ठीक है, नामचा बरवा, यहां पर इसको कहते हैं हम लोग सापो। सापो, पो नदी, पो का मतलब नदी। यहां से जब ये एंट्री मारता है तो इसका नाम हो जाता है दिहांग। यहां पर एक नदी आके मिलती है बीच में, इसका नाम है दिबांग। बीच वाला का ब है, बीच वाला का नाम क्या हुआ, ब वाला बीच में है, दिबांग, दिहांग, दिबांग और लोहित। ये तीनों जब मिल जाती हैं तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, यानी कि दिहांग। दिस वन इज बीच में है दिबांग। अब जो ये मिला 3 नदियां, इसका अब नाम क्या पड़ गया, यानी 3 नदियों के मिलने के बाद इसका नाम क्या होता है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। ये बढ़ी आगे, नीचे से धनसिरी, ऊपर से सुबनसिरी, ये और इसका मुठैया को जो ऐसे ऐसे कर देता है सब। यही कारण है कि बीच में माजुली द्वीप,
ठीक है, इतना मिल जाता है सब इसका पानी कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बन जाता है इस पे। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? ब किसमें है? बीच में। हमेशा हमको याद रहता है, इसीलिए हम कभी घबराते ही नहीं है। हम वो कितनों पढ़ा, कितनों आपका किताब में सर ये तो यहाँ लिखा है, मानवे नहीं करेंगे, हम मनवे नहीं करते हैं। क्या है कि हम मानते हैं कि ठीक है, दिहांग आया, बीच में कौन है? दिबांग है। इधर से लेफ्ट में कौन है? लोहित है। हो गया काम खत्म। चलिए, दक्षिण से धनसिरी, दक्षिण से धनसिरी, धनसिरी, धनश्री, ठीक है, सुवन श्री। ये असल में ये सब श्री वाला है, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? श्री। असल में ये सुवर्ण श्री, धन श्री, धन और सोना, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। सोन में तो मिलता है, सोन में मिलता है। फिर सोनभद्र जिले में भारत का सोने का खदान मिला, सोनभद्र में। और जमुई के सोनो प्रखंड में करमटिया पहाड़ी, रानी पहाड़ी, उसमें करमटिया में सोनो प्रखंड में देश का 44% नहीं, अब 57% सोना मिल गया, 57%। तो वहां के लोग क्यों उसका नाम सोनो रखे थे? नदी का नाम सोन क्यों रखा? स्वर्ण रेखा में सोना क्यों मिलता है? और यूपी के सोनभद्र जिले में ही सोने का खदान क्यों मिला? अब न मिला। नाम क्यों रखे थे लोग, ये बताओ पहले। कुछ तो बात जरूर होगी हमारे पूर्वजों में। ये अलग बात है कि हमने अपनी बेवकूफी में कई ज्ञान की चीजों को खो दिया है, याद रखना। वरना सच्चाई तो यही है कि आर्यभट्ट केरला से आकर के, बिहारी नहीं थे, कहां के थे? केरल आकर के वो यहीं क्यों रुके? कुसुमपुर में। अपने बुक में लगते हैं कि हम कुसुमपुर आए थे। और जिस खगोल शास्त्र की रचना के लिए जहां रुके, उस जगह का नाम खगोल पड़ गया, दानापुर में। और जहां पे उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेटरी बनाई, उसका नाम पड़ा तारेगना, जहां से वो तारे की गणना करते थे, तारे गिनते थे। डेट बिकेम तारेगना। जहां पर वो खगोल शास्त्र की पढ़ाई की, उस जगह का नाम खगोल पड़ गया, दानापुर। केरला से आकर के विद्वान को बिहार में शरण लेनी पड़ी, कुसुमपुर में। अक्सर हम लोग बोल देते हैं कि आर्यभट्ट बिहारी थे, नहीं, केरलाइट थे। शंकराचार्य केरलाइट थे, केरला के थे। तो याद रखिएगा, बहुत चीज क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट पढ़ते पढ़ते हमसे। तो ठीक है, तो तब ये सब जगह का नाम पड़ा है। खगोल ऐसी नाम नहीं पड़ा है, खगोल शास्त्र पड़ा है, खगोल, दानापुर वाला खगोल। और तारेगना जो मसौड़ी है, इसलिए कि वहां वो तारे गिनते थे। वहां बैठे बैठे हमारे आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि बता दी, 40,000 किलोमीटर। एकदम साइंटिफिक गणना से थोड़ा सा अंतर है बस। और वो भी माना जाता है कि हो सकता है कि इतने वर्षों में, क्योंकि पृथ्वी का बल थोड़ा सा बलजी हो गया हो, घूर्णन करते 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 करते, तो हम लोग यहां से पता नहीं था कि दुनिया कितनी है। यहाँ कई लोगों को दुनिया जो है गोल, चपटी, तिकोना, चौकोना दिख रहा था। आर्यभट्ट को दुनिया जो है वो लगभग गोल दिख रही थी, ज्वाइड शेप में। और वो बता रहे थे कि वो कैसे 40,000 किलोमीटर सरकमफ्रेंस है। ठीक है, तो आखिर कैसे बता दिया? कुछ तो बात रही होगी। हम लोगों ने अपनी मूर्खता में मध्यकाल में सब कुछ खो दिया। डिफेंस अगर नहीं रहा ना मजबूत, तो आपका ज्ञान किसी काम का नहीं, इतना याद रखना। इसलिए हमेशा डिफेंस से समझौता नहीं। राफेल आ रहा है, आने दो। आपका अक्साई चिन्ह छिनाया है ना, अब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, दुनिया की कोई ताकत ला के दिलवा रही है वापस। याद रखना, दुनिया के भरोसे बैठोगे ना, बाद में पता चलेगा कि दुनिया तुम्हारे भरोसे बैठी थी। तो यार इसे दुनिया के भरोसे मत बैठो, अपना भरोसा खुद बनाओ। ठीक है, आप सोचेंगे कि अरे फलानवा है, चिलनवा है, और चिलनवा फलानवा सोच रहा कि वो है। तो सब एक दूसरे को ताकत देके बढ़ते रहते हैं, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र, तिब्बत में मानसरोवर झील पहले ही बता दिए थे, चेमयुंगडुंग हिमानी, इसका रहता है चेमयुंगडुंग हिमानी। और घाघरा का था मापतुत्सो, ठीक है, मापितासो, पूरा मापतुत्सो। बंगाल की खाड़ी 2900, भारत में केवल 900, क्योंकि बाकी हिस्सा चीन में चला जाता है उसका सांपो नदी के रूप में। भारत में केवल 900। प्रमुख सहायक नदियां देखो, दिबांग, ठीक है,
दिबांग, लोहित, बोले ही ना, कामेंग, ऊपर से क्या सुबन, मानस भी ऊपर से, मानस वन जो है ना जो टाइगर वाला, पुथीमारी, देखो ये धन सिटी लिख दिया है, धन सीरी, न रहे तो ये पगला देगा, पगला दिया। नदिया का नाम है पगला दिया, ये पगला दिया नहीं है, इस सच में इस नदिया का नाम है पगला दिया, ये गलत लिखा है पगल दिया, ठीक है, बेवकूफ है। नदी का नाम सच में है, वहां पर हम पता किए थे कि पगला दिया। ही तो क्या लिख दिया उसको, ये सब सेकंड तिथि है ना। तीस्ता पहले गंगा की सहायक नदी थी, अब किसकी सहायक हो गई है, ब्रह्मपुत्रा की, ठीक है, याद रहेगा, पगला दिया ब्रह्मपुत्रा, ठीक। जब हम लोग साउथ में जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे जिसका कोयना उसका कृष्णा, तो कोयना नदी किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की, याद रखना। तो हम हमेशा पढ़ाते हैं जिसका कोयना उसका कृष्णा, कहीं है, आएंगे ना हम लोग वहां, ठीक है। तो पढ़ा तो ऐसा दे कि सब याद हो जाए, ठीक है। इसको पढ़ाई के रोके, क्या पढ़ा दे इसको हल्का सा, इसको एक पेज खींच देते हैं अभी, ठीक है, उसके बाद रोक देंगे। थोड़ा सा होता क्या है ना कि अभी से लेकर के 9:30 तक मुझे लेना पड़ता है पटना हाईकोर्ट में, जो असिस्टेंट का है उसका मॉक वीडियो कॉल में, नहीं ऐसे बोल रहे, कर देते हैं इसको। और 9:30 में मैं अपन निकलता हूं यहां से, 10 बजे तक हम रहते हैं गांधी मैदान, और वहां से फिर हम निकलते हैं उधर के लिए 1 घंटा उधर, 11 सुबह में 8 बजे यहां क्लास होती है, वापस फिर यहां। तो और एक स्टूडेंट का एक दिन फोन आया, हमारा फिर रात में 8 बजे रख दिया गया है, उसको सिर्फ 2 बार आना था मॉक के लिए। हम लोग कहां से आते हैं, हम आते हैं शेखपुरा हवाई अड्डा के पास से, मतलब 83 में पिल्लर राजा बाजार से इधर वाला, जहां पर जू नहीं है, संजय गांधी जू उद्यान, हम बस एक दिन, हम रोज आते हैं, यहां से आते हैं। आपके पास कन्वीनियंस होगा, मतलब आपके पास गाड़ी होगी, घोड़ा होगा, थार होगा, मर्सिडीज बेंज होगा, हम क्या आपकी कृपा से मैं भी ऑटो में ही जाता हूं। तो आ गया ना। तो अब भाई रहने वाले हैं उधर के, बड़ी ताकतवर बेल्ट है, ठीक है, नहीं नानी घर तो मेरा बाढ़ हुआ, उसी साइड का वो कुछ और है, अकड़, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे होता रहता है, तो वहीं के हैं। तो कहेंगे, तो हम भी थोड़ा सा हड़बड़ा गए, अरे भैया आप आज ये जब कहिए, आप सुबह 10 बजे आ जाइए, हम आपका, ठीक। तो भैया नहीं आए, क्या किया जा सकता है, चलिए। नर्मदा, ठीक है, यहाँ यही तो दिक्कत है, हम अपना नानी घर में भी बहुत बोलते हैं कि हाउ कुछ होना रे, ईगो 4 हाथ के। नर्मदा, इसको भी तो डिवाइड करना पड़ेगा ना जी, ये फिर इसको डिवाइड करने का जगह हुआ कहाँ है, इसमें बीच में कहीं दिख रहा है क्या, अरे बाप रे, यही है ना, गजब, क्या मतलब कलाकारी है, वाह गजब, ठीक है। तो हमको तो पहले पता नहीं चला कि इसमें बांटना कहाँ है, हम इधर जोड़ रहे थे, हम यहां से निकाल रहे थे, फिर हम देखे कर हम लाते भी यहाँ, तो यहाँ तो फंस जा रहा है मामला। हमको कसम से यहीं से लगा, हमको लगा कि यहाँ से लग रहा है कि जगह दे रहा है थोड़ा सा, कह कि यहाँ तो हमको दिख ही नहीं रहा था, हमको लगा यहाँ तो कंटिन्यू है, हम कहे कि स्थित खंबात की खाड़ी हम जा रहे थे। नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा के मध्य, ठीक है, के मध्य से बहती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से 1057 मीटर, और कहां जाके गिर जाती है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कैम्बे, गल्फ ऑफ कैम्बे, जैसे बॉम्बे होता है ना बॉम्बे, उसी पुर्तगाली भाषा का शब्द है कैम्बे। तो खंबात को यहीं पर अकबर पहली बार समुद्र देखा था और पुर्तगालियों से मिला था यहीं पर, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद उसको जहाज रानी का महत्व नहीं समझ में आया, पुर्तगालियों से मिला यहां पर, ठीक। अकबर जो था
वो जाके सिख गुरु अमरदास जी से मिला था, इससे मिलने आया था एंथोनी मोसेरात, तो अमर अकबर एंथोनी, ठीक है। और जब यहां पहुंचा खम्बात की खाड़ी में, फिर भी इसको नहीं समझ में आया कि पुर्तगालियों से हम जहाज बनवाना, क्योंकि अगर उस समय वो बोला होता तो वो रेडली तैयार हो जाते और भारत का अपना एक नौसेना भारत की क्या हो जाती, तैयार हो जाती। और उसके बाद हम लोग अंग्रेजों को देख लिए, उनसे पूछता कि कैनन कैसे बनाते हो, बनाओ, क्योंकि उसके बाबा खुद ही तोपों का प्रयोग कर रहा था बाबर। तो उस चीजों को अगर ध्यान दिया जाता तो बहुत चीजें सही हो गई रहती, लेकिन ये चाहिए उसके लिए, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप कोई नई चीज देखते हैं तो हम जमीन ही पे क्यों रहें, हम समझ करें। अब सोचो स्थिति क्या थी कि जब मुगल राजकुमारियां और जो ये थी बेगमें, ये सब हज यात्रा पर जाती थी ना, तो पुर्तगाली जो है कार्टेज वसूलते थे और अकबर को देना पड़ता था। तो अकबर के हरम की एक बार महिलाएं गई हज यात्रा पर और डाकुओं ने कैद कर लिया। ये सब कहानी तो नहीं सुने होंगे, ठीक है। अब हो गया बड़ा हेडेक, साला ये तो बड़ा, ये तो बहुत इज्जत वाली बात हो गई है भाई। अकबर महोदय के पास जमीने पर जो था सो था, पानी में तो कुछ था नहीं, पंगु थे वहां पर। अंत में मजबूरी में पुर्तगालियों के सामने खम्बात की खाड़ी में, भैया हरम का सवाल है, तब जाकर के पुर्तगाली जो है वो छुड़ा करके डाकुओं से ले करके आए। सोचो, इतिहास के कुछ वो अनसुलझे तथ्य जो आपको पढ़ाया नहीं जाता है। क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? क्योंकि इतिहास वही लिख रहे थे और उन्होंने हर उस इतिहास को लिखने से गुरेज किया है जहां उनकी बेइज्जती होती थी, इसको याद रखना, ठीक। महाराणा प्रताप और जितने भी राजस्थान के राजपूत शासक थे उनमें से कई की पत्नियां मुस्लिम थी, याद रखना। सतसाल सिंह बुंदेला की जो मुस्लिम पत्नी थी, राजपूत सतसाल सिंह बुंदेला, उसी से मस्तानी हुई थी। तो ये जो नहीं कहते हैं मुगल दिस डैट, इतिहास खुलेगा ना तो पूरा खुल जाएगा, फिर उसके बाद बचेगा कुछ नहीं, ठीक। जरूरत है सही इतिहास लिखने की। महाराजा रंजीत सिंह की 57 पत्नियों में से कम 9 पत्नियां मुस्लिम थी, इसलिए किसी भ्रम में किसी को रहना नहीं चाहिए। नहीं तो मरने से पहले एक किताब जरूर इतिहास पर लिखेंगे और बहुत लोगों का इतिहास खोलेंगे, याद रखिएगा। क्योंकि जो पढ़ाया जाता है वो पूरा सच नहीं है और हम लोग का कामुए है बैठ कर रिसर्च करना। हमको पढ़ने में खूब मन लगता है, हम टक 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 पढ़ते रहते हैं और सब यहाँ पर क्या होता रहता है, स्टोर होता है। अरे बेटा कहानी ये थी और तुमने कहानी और बना दिया, अभी तो सब निकलेगा। नर्मदा 1312, जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण। ये संगमरमर के लिए फेमस है, याद रखना। यहां पर संगमरमर के लिए फेमस है, यहां लिख लीजिएगा, संगमरमर। भेड़ा घाट खाली राजस्थानी संगमरमर के लिए फेमस नहीं है, ये भी संगमरमर मार्बल के लिए, मार्बल। डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है। डेल्टा जहां पर नदियां जो हैं वो धीमे धीमे जाके मिलती हैं, एकदम स्थिर हो जाती हैं, कई धाराओं में विभक्त हो जाती हैं। एस्चुरी जहां वो तेजी से गिर करके समुद्र में मिल जाती है, उसको एस्चुरी कहते हैं। यह विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, अगले दिन बता देंगे हम इसका रिफ्ट वैली का। ताप्ती, बैतूल जिला, त से ताप्ती, बैतूल क्या मुल्ताई त, ठीक। मूल ताप्ती, मुल्ताई, मूल ताप्ती, ठीक है। ये सूरत के निकट खम्बात की खाड़ी। सूरत किस नदी किनारे है? डायमंड सिटी। ताप्ती डेल्टा के बजाय ये भी एस्चुरी बनाती है। पूर्णा इसकी प्रमुख सहायक नदी है, ताप्ती की, पूर्णा, ठीक है। ताप्ती मध्य प्रदेश का बैतूल जिला, त है, मुल्ताई में त है, वो तो नाम है मूल ताप्ती, ठीक। बैतूल याद रखने के लिए त। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा श्रेणी, सिहावा श्रेणी, लोग नहीं देते अमरकंटक से महानदी, नहीं, महानदी कहां से निकलती है? सिहावा श्रेणी से, सिहावा रेंज, सिहावा, SIHAWA, सिहावा। बंगाल की खाड़ी कटक समीप मिल जाती है। ब्राह्मणी और बैतरनी, नहीं कहते बैतरनी पार करा द,
यही है बैतरनी, ठीक, इसी की सहायक नदी है। शिप्रा इंदौर जिले में काकरी बर्दी नामक पहाड़ी पर चंबल नदी, शिप्रा उज्जैन नदी किनारे है, जहां महाकुंभ लगता है। महाकालेश्वर मंदिर है जहां प्रति 12वें वर्ष क्या लगता है, कुंभ मेला, ठीक है। उज्जैन इंदौर जिले की काकरी बर्दी नामक पहाड़ी से, देखो इंदौर में दो नदियां निकल रही हैं, एक तो महू से जाना पाओ पहाड़ी से चंबल, और दूसरी शिप्रा। माही नदी मेहत झील से, धार जिला मध्य प्रदेश में अमझोरा में, धार जिला, माही के बैटिंग में धार बहुत थी, धार, धार जिला राजा भोज परमार का इलाका, धार, धार, ठीक, धार जिला का मेहत झील से, इसलिए माही। तो याद रखने के लिए हम कैसे याद रखते हैं, माही की बैटिंग में धार बहुत जबरदस्त थी, ठीक है। ये बजाज सागर बांध, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, इट इज नॉट बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, ठीक है, ये बांसवाड़ा कर लीजिएगा। इस पर बजाज सागर बांध बनाया गया है। कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है, देश की एकमात्र नदी है माही जिसको जो है कर्क रेखा 2-2 बार काटती है, ठीक। लूनी नमक से है, लवण से लूनी, ठीक। अजमेर जिले में नाग पहाड़, देखो फिर नाग आ गया, अरावली पर्वत का हिस्सा है। यह पुष्कर झील के समीप 2 धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, सरस्वती और सागरमती, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। लूनी नदी 2 नदियों, यहां पे सरस्वती लिखा है, वहां पर सरस्वती बोलते हैं, सरस्वती और सागरमती, ठीक है। कच्छ के रण में जाके मिल जाती है। लूनी ऐसी नदी है जो समुद्र में नहीं मिलती है, कच्छ के रण में। रण जो होता है वो गुजराती भाषा में रेगिस्तान को कहते हैं, रण, ठीक है। दिस इज RANN, रण, डेजर्ट, डेजर्ट ऑफ कच्छ। यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है, ठीक है, इनलैंड रिवर, जो कि समुद्र में नहीं जाती है। जोवाई, सुकरी और जोजारी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। आज इसको यहीं रोकते हैं, आगे वाला हिस्सा जो है हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कितना कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कल खिंचा जाएगा, ठीक है। 9 है, बाकी कल हम लोग इसको निकाल देंगे, ठीक है।